तरह से कहें तो ढह रही थी और नई शक्ल ले रही थी। अच्छा। हाँ, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म हो रहा था और एक संगठित राजनीतिक विरोध की आहट सुनाई देने लगी थी। बहुत कुछ बदल रहा था और काफी तेजी से बदल रहा था। तो शुरुआत कहाँ से करें? सामग्री का पहला बड़ा हिस्सा 1857 के विद्रोह पर है। जी। नोट्स कहते हैं कि ये कोई अचानक भड़का हुआ गुस्सा नहीं था, बल्कि सालों से सुलग रहा था। बिल्कुल। नेहरू जी ने तो इसे सिर्फ सैनिक विद्रोह नहीं कहा, उन्होंने इसे लोकप्रिय क्रांति और प्रथम स्वाधीनता संग्राम का दर्जा दिया। जी। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये गुस्सा सिर्फ सैनिकों का था या कुछ और गहरा चल रहा था जिसने इसे इतना बड़ा बना दिया? ये बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि इसकी जड़ें काफी गहरी थीं। देखिए, हम इन कारणों को मोटे तौर पर 4 हिस्सों में देख सकते हैं। अच्छा। पहला, राजनीतिक कारण। लॉर्ड डलहौजी की वो राज्य हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जिसे कहते हैं, हाँ, सुना है। उसने सतारा, नागपुर, झांसी ऐसे कई राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। फिर वो सहायक संधि, सब्सिडियरी अलायंस, उसने भी कई शासकों को असहाय सा बना दिया था। तो रानी लक्ष्मीबाई जैसी शख्सियतें थीं जिनका राज्य छीना गया, नाना साहब थे जिनकी पेंशन रोक दी गई थी, अवध की बेगम हजरत महल थीं जिनके पति को हटा दिया गया था। तो जाहिर है इन सब शासकों में बहुत गुस्सा और असंतोष था। समझ आता है। दूसरा, आर्थिक कारण। ये तो खैर जग जाहिर है कि अंग्रेजों की नीतियों ने भारत के जो पारंपरिक उद्योग थे, खासकर हस्तशिल्प, कुटीर उद्योग, उनको तबासा कर दिया। हाँ। लाखों कारीगर बेरोजगार हो गए। किसानों पर जमीन का लगान इतना ज्यादा था कि वो बेचारे कर्ज के जाल में फंसते चले गए। मतलब एक तरह से भारत को कच्चे माल का स्रोत बना दिया गया और ब्रिटेन के बने हुए माल का बाजार। फायदा सीधा ब्रिटेन को। बिल्कुल। तीसरा पहलू। तीसरा, सामाजिक और धार्मिक पहलू। देखिए, अंग्रेजों ने कुछ सुधार किए, जैसे सती प्रथा का अंत किया, विधवा पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता दी। हाँ, ये तो अच्छे कदम थे शायद। हाँ, इरादा शायद नेक रहा हो, लेकिन कई भारतीयों को लगा कि ये उनके धर्म और उनकी संस्कृति में सीधा दखल है। अच्छा। ऊपर से ईसाई मिशनरियों की गतिविधियां, धर्म परिवर्तन की कोशिशें, इसने भी शक और नाराजगी पैदा की। और चौथा, सैनिक कारण। भारतीय सिपाही ब्रिटिश सेना की रीढ़ थे, लेकिन उनके साथ भेदभाव होता था। कम तनख्वाह, प्रमोशन के मौके कम, नस्लीय अपमान। अच्छा। और फिर वो चिंगारी आई जिसने आग लगा दी, चर्बी वाले कारतूस। हाँ, ये तो बहुत सुना है। जब ये अफवाह फैली कि नई एनफील्ड राइफल के कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी लगी है जिसे मुंह से काटना पड़ता था, तो हिंदू और मुसलमान दोनों सैनिकों की धार्मिक भावनाएं भड़क उठी। जाहिर है। इसी के चलते 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे ने विद्रोह कर दिया। अब यहाँ बात थोड़ी और पेचीदा हो जाती है ना? स्रोत बताते हैं कि इतिहासकार इस बात पर एकमत नहीं है कि इसे क्या कहा जाए। कुछ ब्रिटिश इसे सिर्फ सिपाही विद्रोह कहते हैं। क्या मामला इतना सीधा था? बिल्कुल नहीं, इस पर कई अलग अलग नजरिए हैं। देखिए, सर जॉन लॉरेंस सीले जैसे ब्रिटिश इतिहासकार और प्रशासक थे, उन्होंने इसे मुख्य रूप से सैनिक विद्रोह ही माना। अच्छा। उनका तर्क था कि ये कुछ स्वार्थी, अनुशासनहीन सैनिकों का विद्रोह था, उनका कोई बड़ा राजनीतिक मकसद नहीं था और आम जनता का समर्थन भी इनको हासिल नहीं था। टी.आर. होम्स ने तो इसे बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध तक कह दिया, जो उनके नस्लीय पूर्वाग्रह को दिखाता है। सर जेम्स आउट्रम ने इसे हिंदू शिकायतों की आड़ में मुस्लिम षड्यंत्र बताया। लेकिन दूसरी तरफ? हाँ, दूसरी तरफ ब्रिटेन में ही बेंजामिन डिज़रेली जैसे नेता थे जिन्होंने संसद में इसे राष्ट्रीय विद्रोह कहा था। अच्छा। भारत में वीर सावरकर ने अपनी किताब द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। अशोक मेहता ने भी इसे राष्ट्रीय विद्रोह माना। तो इनका क्या तर्क था? इन लोगों का तर्क था कि ये सिर्फ सैनिकों की बगावत नहीं थी, इसमें किसान, कारीगर, जमींदार, रजवाड़े सब शामिल थे और उनका एक साझा मकसद था विदेशी हुकूमत को उखाड़ फेंकना, बहादुर शाह जफर को दिल्ली में सम्राट घोषित करना। वो इसी साझा मकसद का प्रतीक था। फिर एक और नजरिया है मार्क्सवादी इतिहासकारों का, जैसे रजनी पामदत्ता। वो इसे सामंतवादी प्रतिक्रिया मानते हैं। अच्छा, मतलब? उनका कहना था कि रानी लक्ष्मीबाई या नाना साहब जैसे नेता असल में अपने खोए हुए राज्य या पेंशन वापस पाने के लिए लड़ रहे थे। ये जनता की लड़ाई नहीं थी। ठीक है। वहीं डॉक्टर एस.बी. चौधरी जैसे इतिहासकार इसमें नागरिक विद्रोह या कृषक विद्रोह का तत्व भी देखते हैं,
क्योंकि अवध जैसे इलाकों में किसानों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया था। हाँ। और डॉक्टर आरसी मजूमदार जैसे विद्वान तो मानते थे कि ये न तो पहला था, न राष्ट्रीय था और न ही स्वतंत्रता संग्राम। आतरे, तो मतलब काफी अलग अलग राय हैं। बिल्कुल। तो ये अलग अलग नजरिए हमें दिखाते हैं कि 1857 कोई एक सपाट घटना नहीं थी, बल्कि कई परतों वाला संघर्ष था। हर कोई इसे अपने चश्मे से देख रहा था। अंग्रेज अपनी सत्ता बचाने के नजरिए से, राजा रानी अपनी खोई हुई ताकत पाने के नजरिए से, सैनिक अपनी धार्मिक और पेशेवर शिकायतों के चलते। हाँ, और किसान अपनी रोजमर्रा की मुश्किलों से निकलने के नजरिए से। ये सब मिलके एक जटिल तस्वीर बनाते हैं। बिल्कुल। लेकिन एक बात जो मुझे स्रोतों में थोड़ी चौंकाने वाली लगी, वो थी शिक्षकों ने इसका समर्थन क्यों नहीं किया। हाँ, ये वाकई एक दिलचस्प विरोधाभास लगता है। शिक्षित बंगाली भद्र लोग, जो उस समय पश्चिमी शिक्षा और विचारों में सबसे आगे था, उसने बड़े पैमाने पर इस विद्रोह का विरोध किया और अंग्रेजों का साथ दिया। ऐसा क्यों? इसके पीछे कई वजहें थीं। उन्हें लगता था कि ब्रिटिश शासन भारत को आधुनिक बना रहा है, प्रगति ला रहा है, जबकि विद्रोही पुरानी सामंती व्यवस्था को वापस लाना चाहते हैं। अच्छा। विद्रोह में जो हिंसा हुई उसे भी उन्होंने अराजकता फैलाने वाला माना। कलकत्ता की मशहूर पत्रिका हिंदू पैट्रियट ने तो विद्रोहियों को क्रूर गुंडे तक लिख दिया था। अरे, उन्हें लगता था कि भारत का भला ब्रिटिश शासन के बने रहने में ही है और ब्रिटिश वफादारी ही उनकी उभरती राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा कर सकती है। दिलचस्प। कुछ तथ्य जो बार बार सामने आते हैं उन्हें दोहरा लेते हैं ताकि श्रोताओं के मन में स्पष्ट रहें। विद्रोह के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे, डलहौजी नहीं। जी, कैनिंग। दिल्ली में नेतृत्व नाम मात्र का ही सही बहादुर शाह जफर द्वितीय के पास था। हाँ, बिहार में कुंवर सिंह और अवध में बेगम हजरत महल प्रमुख नेता थे। बिल्कुल सही। खैर, इस महाविद्रोह ने भले ही तात्कालिक सफलता न पाई हो, लेकिन इसने ईस्ट इंडिया कंपनी के ताबूत में कह सकते हैं आखिरी खील ठोक दी। हाँ, ये तो सच है। इसके बाद आया भारत सरकार अधिनियम 1858 और महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र। ये क्या बड़े बदलाव लेकर आया? ये ब्रिटिश भारत के इतिहास में एक बहुत बड़ा मोड़ था। सबसे बड़ा बदलाव तो यही हुआ कि भारत पर शासन का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी से छीनकर सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी महारानी के हाथों में आ गया। अच्छा, कंपनी राज खत्म। कंपनी का राज खत्म, सीधा ब्रिटिश सरकार का राज शुरू। 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड कैनिंग, जो अब गवर्नर जनरल नहीं बल्कि भारत के पहले वाइसरॉय बन गए। हाँ, वाइसरॉय मतलब क्राउन के प्रतिनिधि। उन्होंने इलाहाबाद में महारानी विक्टोरिया का ये घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया। इसमें क्या खास बातें थीं? देखिए, कई अहम बातें थीं। एक तो सत्ता का हस्तांतरण हो गया। दूसरा, गवर्नर जनरल का पदनाम वाइसरॉय हो गया। ठीक है। तीसरा, लंदन में भारत के शासन को देखने के लिए जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, उन्हें खत्म कर दिया गया। अच्छा। उनकी जगह एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया यानी भारत सचिव का पद बनाया गया, जो ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होता था। और उसकी मदद के लिए 15 सदस्यों वाली एक इंडिया काउंसिल यानी भारतीय परिषद बनाई गई। मतलब भारत का शासन अब सीधे ब्रिटिश संसद के प्रति ज्यादा जवाबदेह हो गया, कम से कम कागज पर तो यही था। और रियासतों के लिए? हाँ, चौथा, और ये बहुत महत्वपूर्ण था, देशी रियासतों के लिए विलय की नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, वो खत्म कर दी गई। अच्छा। राजाओं को गोद लेने का अधिकार वापस मिल गया और वादा किया गया कि उनके राज्यों की सीमाओं और अधिकारों का सम्मान किया जाएगा। सबसे बड़ी बात थी उनके लिए। बिल्कुल। पांचवा, लोगों को भरोसा दिलाया गया कि उनके धार्मिक विश्वासों और सामाजिक रीति रिवाजों में कोई दखलंदाजी नहीं की जाएगी। छठा, एक अहम वादा ये भी था कि सरकारी नौकरियों में भर्ती के लिए योग्यता ही एकमात्र आधार होगी और जाति, धर्म या रंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। और सेना में? हाँ, सातवां, सेना को दोबारा संगठित किया गया। इसमें यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ाई गई और भारतीय सैनिकों की घटाई गई, खासकर उन इलाकों से जहां विद्रोह ज्यादा फैला था। तोपखाने जैसी महत्वपूर्ण कमानें पूरी तरह यूरोपियों के हाथ में रखी गईं। लॉर्ड कैनिंग ने इसे भारतीय लोगों का मैग्ना कार्टा कहा था। ये बड़ी भारी उपाधि है। क्या ये वाकई उतना उदार था जितना कहा गया, या इसके पीछे मकसद कुछ और था? देखिए, मैग्ना कार्टा कहना शायद थोड़ी ज्यादा प्रशंसा थी। असल मकसद तो ये था कि 1857 जैसी घटना दोबारा न हो। अच्छा। देशी राजाओं को अपनी तरफ मिलाना जरूरी था, इसलिए उनकी रियासतें सुरक्षित रखने का वादा किया गया।
आम लोगों का गुस्सा शांत करने के लिए धार्मिक अहस्तक्षेप और नौकरियों में बराबरी का वादा किया गया। लेकिन क्या ये वादे निभाए गए? यही बात है। ये वादे कितने निभाए गए ये एक अलग कहानी है। नौकरियों में बराबरी का वादा तो लंबे समय तक कागजी ही रहा। तो हाँ, इसका एक मकसद सुलह करना जरूर था, लेकिन उससे बड़ा मकसद भारत पर ब्रिटिश पकड़ को और मजबूत करना था, अब सीधे क्राउन के जरिए। हाँ, मतलब ये सिर्फ उदारता नहीं थी, ये ब्रिटिश नियंत्रण को स्थायित्व देने की एक सोची समझी रणनीति थी। बिल्कुल कह सकते हैं। ठीक है, तो 1857 और उसके फौरन बाद के बदलावों से आगे बढ़ते हैं। 19वीं सदी का उत्तरार्ध, खासकर 1870 और 80 का दशक, एक नए दौर की शुरुआत थी। इतिहासकार अनिल सील ने इसे सभाओं और समितियों का युग कहा है। ऐसा क्यों? क्या हो रहा था इस दौरान? ये वो दौर था जब भारत में खासकर बंगाल, बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी डॉक्टर, पत्रकार, शिक्षक, अच्छा, पश्चिमी शिक्षा ने उन्हें उदारवाद, राष्ट्रवाद और अपने अधिकारों के प्रति सजग बनाया था। साथ ही वे ब्रिटिश सरकार की नीतियों से निराश भी थे, जैसे आर्थिक शोषण, नस्लीय भेदभाव, प्रशासनिक सेवाओं में भारतीयों की कम भागीदारी। उन्हें महसूस हुआ कि भाई अपनी बात रखने, सरकार की आलोचना करने और सुधारों की मांग करने के लिए संगठित होना जरूरी है। इसी जरूरत ने जन्म दिया शुरुआती राजनीतिक संगठनों को। कौन कौन से थे ये संगठन? जैसे 1836 में बनी बंग भाषा प्रकाशिका सभा, गौरीशंकर तर्क बागीश जैसे लोगों ने शुरू किया था। शायद ये भारत का पहला राजनीतिक संगठन था जिसका मकसद सरकारी नीतियों पर विचार विमर्श करना था। अच्छा, 1836 में ही? हाँ। फिर 1838 में द्वारिकानाथ टैगोर और अन्य जमींदारों ने बनाई लैंड होल्डर्स सोसाइटी, यानी जमींदार सभा। जैसा नाम से ही जाहिर है, इसका मुख्य काम जमींदारों के हितों की रक्षा करना था, लेकिन संवैधानिक तरीकों से। 1851 में इन दोनों को मिलाकर बनी ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। इसके अध्यक्ष राजा राधाकांत देव थे और इसमें भी जमींदारों का दबदबा था। ठीक है। लेकिन एक बड़ा कदम था 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना। हाँ, ये नाम ज्यादा सुना हुआ लगता है। जी, इसे सुरेंद्रनाथ बनर्जी, जिन्हें राष्ट्रगुरु भी कहा जाता था, और आनंद मोहन बोस ने बनाया। ये इसलिए महत्वपूर्ण थी क्योंकि इसका आधार ज्यादा व्यापक था। ये सिर्फ जमींदारों की नहीं, बल्कि मध्य वर्ग और कुछ हद तक आम लोगों को भी साथ लाने की कोशिश कर रही थी। तो इंडियन एसोसिएशन ने क्या कुछ खास किया? किस तरह के मुद्दे उठाए? इंडियन एसोसिएशन काफी सक्रिय रही। इसने सिविल सेवा परीक्षा में बैठने की उम्र सीमा कम करने के खिलाफ आंदोलन चलाया। अच्छा, वो उम्र 19 साल कर दी थी ना? हाँ, 21 से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई थी। तो उसका विरोध किया ताकि भारतीयों के लिए इसमें शामिल होना और मुश्किल न हो जाए। इसने वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट का विरोध किया, जो भारतीय भाषाओं के अखबारों की आज़ादी पर रोक लगाता था। इसने आर्म्स एक्ट का भी विरोध किया, जो भारतीयों के हथियार रखने पर पाबंदी लगाता था। और हाँ, इसने इल्बर्ट बिल का समर्थन किया था। अच्छा, समर्थन किया था, विरोध नहीं? जी, समर्थन किया था, क्योंकि ये बिल भारतीय जजों को यूरोपीय लोगों के मुकदमे सुनने का अधिकार देता था, जिसका यूरोपीय समुदाय ने जोरदार विरोध किया था। समझ गया। इसी दौर में 1867 में कलकत्ता में हिंदू मेला या चैत्र मेला शुरू हुआ। इसे नवगोपाल मित्र, राजनारायण बसु, गगेंद्रनाथ ठाकुर जैसे लोगों ने स्थापित किया। हिंदू मेला, इसका क्या मकसद था? इसका मकसद सिर्फ राजनीतिक नहीं था, बल्कि भारतीयों में राष्ट्रीय भावना जगाना, स्वदेशी चीजों को बढ़ावा देना, पारंपरिक कलाओं और शारीरिक शिक्षा को प्रोत्साहित करना था। नवगोपाल मित्र ने तो नेशनल जिम्नाजियम भी खोला था। ये एक तरह से सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का शुरुआती रूप था। तो कुल मिलाकर ये जो सभा समिति का युग था, ये क्यों इतना अहम माना जाता है? इसका क्या मतलब था उस समय? देखिए, इसका महत्व ये था कि ये पहली बार था जब भारतीय संगठित होकर संवैधानिक दायरे में रहकर अपनी मांगें सरकार के सामने रख रहे थे। हाँ, ये राजनीतिक चेतना को जगाने और फैलाने का दौर था। इंडियन एसोसिएशन जैसी संस्थाओं ने इसे कुछ खास वर्गों से निकालकर आम लोगों तक ले जाने की कोशिश की। भले ही ये संगठन उस समय सीमित थे, लेकिन इन्होंने आने वाले राष्ट्रीय आंदोलन के लिए एक आधार तैयार किया। इनके पीछे पश्चिमी शिक्षा से मिले नए विचार थे, ब्रिटिश नीतियों से पनपा असंतोष था, अखबारों की बढ़ती भूमिका थी और राजा राम मोहन राय से लेकर सुरेंद्रनाथ बनर्जी तक
बुद्धिजीवियों की एक पूरी पीढ़ी का योगदान था। और ये मांग क्या रहे थे? मुख्य रूप से संवैधानिक सुधार, राजनीतिक शिक्षा और बराबरी के अधिकारों की मांग कर रहे थे। ठीक है, ये तो हुई राजनीतिक संगठनों की बात, लेकिन राष्ट्रवाद सिर्फ सभाओं और प्रस्तावों में ही तो नहीं पनप रहा था। हमारे स्रोत साहित्य और कला की भूमिका पर भी काफी जोर देते हैं। ये कैसे अपना असर दिखा रहे थे? हाँ, कला और साहित्य इस दौर में राष्ट्रवाद की भावना को जगाने और फैलाने के बहुत शक्तिशाली माध्यम बने। ये लोगों के दिलों और दिमागों तक पहुंचे, उन्हें भावनात्मक रूप से जोड़ा। इसके कई बेहतरीन उदाहरण हमारे स्रोतों में हैं। जैसे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का उपन्यास आनंद मठ 1882 में आया। ये सन्यासी विद्रोह की पृष्ठभूमि पर लिखा गया था और देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत है। और वंदे मातरम भी इसी में है ना? जी हाँ, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम इसी उपन्यास से लिया गया। ये गीत तो स्वतंत्रता संग्राम का मंत्र बन गया, क्रांतिकारियों के लिए प्रेरणा, आम लोगों के लिए एकजुटता का प्रतीक। बिल्कुल। फिर स्वामी विवेकानंद का निबंध है वर्तमान भारत। इसमें वो भारतीयों को अपने गौरवशाली अतीत को याद दिलाते हैं, पश्चिम की नकल करने से मना करते हैं और सबसे जरूरी बात, जाति पाति भूलकर खासकर पिछड़े यानी शूद्रों को ऊपर उठाकर एकजुट होने का आह्वान करते हैं। सामाजिक सुधार के साथ राष्ट्रीय एकता। हाँ बिल्कुल। फिर रविंद्रनाथ टैगोर का उपन्यास गोरा 1909 में आया। ये सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है, बल्कि ये उस समय के समाज, राष्ट्रीयता की अलग अलग धारणाओं, जातिगत भेदभाव, धार्मिक पाखंड, इन सब पर एक गहरी टिप्पणी है। गोरा तो बहुत मशहूर है। जी। टैगोर एक ऐसे भारत की कल्पना करते हैं जो संकीर्ण पहचानों से ऊपर उठा हुआ हो। कृष्ण कृपलानी ने इसे यूं ही आधुनिक भारत का महाकाव्य नहीं कहा। और कला में अवनींद्रनाथ टैगोर का नाम आता है। हाँ, कला की बात करें तो अवनींद्रनाथ टैगोर की बनाई भारत माता की पेंटिंग 1905 की एक मिसाल है। ये स्वदेशी आंदोलन के समय बनी थी। कैसी थी वो पेंटिंग? इसमें भारत को एक देवी के रूप में दिखाया गया है, शांत, सौम्य, आध्यात्मिक, 4 भुजाओं वाली, जिनके हाथों में शिक्षा, वेद, अन्न, धान की बाली, वस्त्र और दीक्षा माला है। ये उस पारंपरिक आध्यात्मिक भारत का प्रतीक थी जिसे राष्ट्रवादी जगाना चाहते थे। ये तस्वीर इतनी लोकप्रिय हुई कि राष्ट्रीय पहचान का प्रतीक बन गई। हाँ, मैंने देखी है वो तस्वीर। इससे पहले 1873 में किरण चंद्र बनर्जी का भारत माता नाम का एक नाटक भी खेला गया था। अच्छा, और व्यंग्य चित्रों का भी जिक्र है। गगनेंद्रनाथ टैगोर। जी, गगनेंद्रनाथ टैगोर, जो भारत की शुरुआती व्यंग्य चित्रकारों यानी कार्टूनिस्ट्स में से थे, उन्होंने अपने कार्टून्स के जरिए अंग्रेजी राज की विसंगतियों, पश्चिमी रंग में रंगे भारतीय बाबुओं, भद्दलोक और समाज की कुरीतियों पर तीखे व्यंग्य किए। अच्छा। उनके कार्टून संग्रह बिरूप वज्र, अद्भुत लोक, नभ हुल्लोड़ बहुत मशहूर हुए। उनका एक चित्र था विद्या का कारखाना, जो उस समय की शिक्षा व्यवस्था पर एक जबरदस्त कटाक्ष था। ये दिखाता है कि कला कैसे सामाजिक और राजनीतिक आलोचना का हथियार बन सकती है। ये सुनना वाकई बहुत दिलचस्प है कि कैसे राजनीति के साथ साथ कला और साहित्य भी लोगों को जगाने, उन्हें जोड़ने और एक साझा पहचान बनाने में इतनी बड़ी भूमिका निभा रहे थे। बिल्कुल, क्योंकि राष्ट्रवाद सिर्फ एक राजनीतिक विचार नहीं है, एक भावना भी है, और इन कलाकारों और साहित्यकारों ने उसी भावना को आवाज दी, उसे रूप दिया। वंदे मातरम सिर्फ एक गीत नहीं रहा, वो एक नारा बन गया, एक पहचान बन गया। भारत माता सिर्फ एक तस्वीर नहीं रही, वो देश का मानवीकरण बन गई, जिसके लिए लोग लड़ने और बलिदान देने को तैयार थे। इन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ाई को एक नैतिक और भावनात्मक बल दिया। तो आज हमने 1857 के विद्रोह के कारणों और उसकी अलग अलग व्याख्याओं से सफर शुरू किया। जी। फिर देखा कि कैसे महारानी के घोषणा पत्र ने